हीट एंड एनर्जी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ऐसे बस थोड़ा थोड़ा। एक है एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वो थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, मतलब वो थोड़ा उल्टा पुल्टा जाता है। बाकी सब इजी कि एनर्जी क्या है, फिर हम लोग को पता है, ये सब बचपन से नहीं पता है रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार आएगा, ये नेक्स्ट ईयर भी है ज्योग्राफी में, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, सुनाई दे रहा है ना, अभी सुनाई दे रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, मतलब सच्ची में ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब तो हम लोग पढ़ के आके सब हो गया है, थोड़ा सा उसमें फिजिक्स घुसा है, बाकी कुछ, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है। अच्छा मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँ क्या इसका? नहीं, मुझे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, हाँ नहीं चलेगा, चैप्टर ही करना। ये है ये ना जो पहले का है ना, ये 2-3 बॉक्स, ये जो मतलब कॉन्सेप्ट जहाँ लिखा है ना, वो रीड करना है, उसको लर्न नहीं करना, उसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ रीड करना है। उसमें क्या बोलता है बेटा कि हम जब अपने ये करते हैं ना, पाम को ये करते हैं, हिलाते हैं, कुछ भी, पंपिंग एयर इन द बाईसाइकिल टू बैरल ऑफ पंप गेट्स हीटेड, तो हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हीट क्या है ना, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस याद है। मतलब कुछ भी फ्रिक्शन या कुछ भी होता है तो हीट होता है। फिर ये भी एक चीज़ है, इसमें लिखा है कि ईच बॉडी इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर रैंडम मोशन। वो लोग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फोर्स ऑफ सुनाई नहीं दे रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी एंड हीट एनर्जी फॉर बॉडी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑल इट्स मॉलिक्यूल्स। मतलब सपोज ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन को, ये अगर पेन गर्म हो जाता है तो इसके बेसिकली मॉलिक्यूल्स हीटअप हो रहे हैं, ठीक है, उनका जो एनर्जी वो गेन करता है। जैसे हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि जब ये अच्छा हमने ये पढ़ा था ना कि जब हम लोग सॉलिड को हीट देते तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये पढ़ा है ना। सॉलिड को हीट देते हैं, जैसे पानी, सॉरी बर्फ पानी में पिघल जाएगा, तो वो क्यों होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पढ़ा है ना, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस उनमें बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो लोग के पास हीट रहता है, ठीक है। तो हीट का बेसिकली इतना दिमाग खराब मत करना। हीट का क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट की डिफाइन हीट एंड स्टेट इट एज अ यूनिट, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। डिफाइन हीट एंड स्टेट इट एज अ यूनिट, बुक में भी रहेगा। हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, इन्फ्लुएंस ऑन हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और हीट का क्या है ना कि सपोज अगर तुम दो गर्म चीज़ों को, एक गर्म और एक ठंडे चीज़ को एकदम क्लोज कांटेक्ट में रख दे एक दूसरे के साथ, तो देखिए कि थोड़ी देर के बाद वो लोग का टेम्परेचर मोर और लेस सेम हो जाएगा। तो जो गर्म था ना वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जो ठंडा है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, अगर कभी देखा होगा तो। जैसे हम लोग पानी मिक्स नहीं करते, गर्म पानी ठंडे पानी में मिक्स कर देते हैं, तो वो क्यों एक नॉर्मल टेम्परेचर में आता है? क्योंकि जो गर्म होता है ना पानी, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ठीक है, और जो ठंडा पानी तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो हीट एनर्जी हमेशा ज़्यादा से कम में से फ्लो करता है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ से कम, जहाँ हीट एनर्जी वहाँ पे वो फ्लो करेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जो हम लोग के अंदर आगे वो है, और दूसरा इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। समझा? थोड़ा सा समझा? तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला? डिफाइन, उधर लिख देना किधर, डिफाइन हीट एंड स्टेट इज ऐसा यूनिट, ऐसा ही। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG। ERG CGS यूनिट उसका और है, ठीक है, CGS यूनिट। तो वो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड द CGS यूनिट, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG, याद रहेगा, उसको मार्क करते हैं, उसको याद है। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट है। और हीट का और एनर्जी का सेम ही है, क्या है, सेम ही यूनिट है, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो भी जूल्स में ही लेते हैं, ठीक है, समझा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। और एक और है कि 4.186 जूल लिखा है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल लिखा है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। या तो वो लोग क्वेश्चन में, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे मेरे ख्याल से, और एक 4.2 जूल है, वो मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। सपोज मैं भी बता दूँ कैसे होगा ना, कि अगर तुम लोग को दिया रहेगा कि सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए हम 4.2 लेते हैं, 4.186 ले लेते हैं, और अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ना 1 कैलोरी इज इक्वल टू डैश जूल, तो 4.186 जूल, समझा, कुछ समझा। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होता है, ठीक है। फोन बज, बारिश हो रहा है वो। अब फिर से रिकनेक्टिंग हो रहा है, अभी ठीक है ना डेटा पे। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 हो गया। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है, ये टेम्परेचर में भी वो जो बॉक्स है वो पढ़ना है, ठीक है। टेम्परेचर इज द क्वांटिटी विच tells the thermal state of the body, that is the degree of hotness and coldness, बहुत important है, degree of hotness and coldness of the body. It determines the direction of flow of heat when two bodies are at different temperatures and close in contact, okay. अच्छा, और यूनिट ऑफ टेम्परेचर है ना, उसमें वो मार्क कर ले, ऐसा यूनिट है केल्विन, पर हम लोग कौन सा, हम लोग सब डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, ठीक है। और इस पे सम्स आएगा, तो ये तो पता होगा ना, 273 के मतलब एक केल्विन को ये करना है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ देख, वो देखा ना, द आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, एंड 273 क्या होता है केल्विन स्केल, वो अंडरलाइन कर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273, समझा। जब भी हम लोग सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, 273 ऐड करना। जब भी हम केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं तो उसको माइनस करते हैं। ये बहुत ईजी सम्स आते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस से केल्विन में जाना, ऐड कर दे 273, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, स्टीम पॉइंट 373। तो क्वेश्चन पढ़ने का देखने का सेल्सियस देखिए केल्विन है, ठीक है। और कभी भी अगर दिया कि टेम्परेचर को ऐसा यूनिट में लिखो, तो केल्विन लिखने का, सेल्सियस नहीं लिखने का। हम लोग को क्या लगता है मुझे कि सेल्सियस भी ऐसा यूनिट है, हम लोग वही यूज करते हैं, पर क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, ठीक है, समझे, ठीक है। चल, अभी दूसरा है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में, 3-4 पॉइंट याद कर लेना अपने हिसाब से जो बनना है, ठीक है। 2-3 पॉइंट है, देख, पहला पॉइंट तो उसका डेफिनेशन और दूसरा का ऐसा यूनिट, ये तो बढ़ के ही हो गया, ठीक है। अच्छा, हीट है एनर्जी, टेम्परेचर इज द क्वांटिटी which determines the direction of flow of heat on keeping the two bodies at different temperatures at contact। तो हीट क्या है, एक एनर्जी जो फ्लो करती है, ठीक है, एक से दूसरी, जो मैंने बोला ना कि दो, एक ठंडा एक गर्म चीज का होता है, ठीक है। लेकिन हमें कितना कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना हीट एनर्जी, वो कौन बोल रहा है, वो टेम्परेचर बताता है, वो कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। तो हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर है क्वांटिटी जो मेजर करता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, वो क्वांटिटी है जो मेजर करता है, और वो बोलते हैं क्योंकि इसका 10 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका 15 डिग्री सेल्सियस, तो हीट 15 से 10 में फ्लो करेगा, ठीक है। हीट फ्लो करता है, वो हमें बताता नहीं कौन कितने टेम्परेचर। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा, थोड़ा थोड़ा देख, फिर से बोलते हैं, हीट क्या है, एक एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी होता है, ठीक है, लाइट एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, ठीक है।
तो वो सब एनर्जी होती है क्योंकि और वो फ्लो करता है, लेकिन टेम्परेचर क्वांटिटी है, वो मेजर करता है, वो फ्लो नहीं करता। कभी टेम्परेचर इधर से उधर नहीं जाता, हीट इधर से उधर जाता है, टेम्परेचर इधर से उधर नहीं जाता। ठीक है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी वो मेजर करता है, वो बताता है कि इसके अंदर कितना हीट है, वो खुद हीट नहीं है। टेम्परेचर कभी फ्लो नहीं करेगा, समझ आया? पर टेम्परेचर को बढ़ाता कमाता कौन है? हीट। समझ आया थोड़ा थोड़ा? हाँ, ठीक है। तो देखिए, हीट इज मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री 10th में है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, तो हम लोग थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है। हीट इज डिपेंड अपॉन द मास, टेम्परेचर एंड हाँ, जो थर्ड पॉइंट है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि वो किस पे डिपेंडेंट है। ये है ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू द रैंडम मोशन। ये है हीट डिपेंड करता है मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हीट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, अगर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास सेम हीट हो लेकिन टेम्परेचर अलग हो, ऐसे भी हो सकता है टेम्परेचर सेम लेकिन हीट अलग हो। ठीक है, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है क्योंकि हीट होता है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स के वजह से। देखिए जैसे सिर्फ घूमता रहेगा, बस इतना ही। और क्या है? हाँ, when two bodies are placed in contact, the total amount of is equal to the sum or to small average। अच्छा, अगर सपोज दो बॉडी एकदम बाजू बाजू में होगा, हीट, अगर हमें हीट निकालना है तो हीट होगा एडिशन। क्या होगा? एडिशन। टेम्परेचर होता है एवरेज, मतलब इसको डिवाइड बाई 2 कर देने का मतलब इसका टेम्परेचर सेम आने की कोशिश करता है। ठीक है, एक का टाइम अगर मैंने दो चीज को एक साथ रखा तो हीट एनर्जी फ्लो होगा एक से दूसरा। उन लोग का हीट एनर्जी सेम होगा नहीं, लेकिन मोर और लेस सेम होने की कोशिश में रहेगा। टेम्परेचर सेम हो जाएगा लेकिन हीट एनर्जी सेम। ठीक है, अच्छा, एक मिनट। हाँ, उसके बाद क्या? थर्मल एक्सपेंशन। अभी इसमें ना तुम्हारी मिस ने मार्किंग दिया है बुक में, तो मैंने दे दी थी, तो मिस ने जो दिया है ये थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ? जब भी हम कोई भी चीज को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे बढ़ जाता है ना, एक्सपेंशन हो जाता है, अनहीटिंग, उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। समझ आ रहा? अच्छा, उसके बाद ये एक है, उसके पहले C5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन ये तो पता ही होगा ना, C5 इज इक्वल टू। अच्छा, तुझे फिजिक्स का सम सॉल्व किया था, तुझे सेंड किया था, फिजिक्स का सम सॉल्व किया था। अरे मैंने तुझे सेंड किया था ना सॉल्यूशंस, देखा एक बार? उसको देख के एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बाद में जब टाइम मिले। थर्सडे को मैंने कौन सा, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, कि एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस और हीटिंग। जब हम उसको हीट देते हैं ना तो वो एक्सपेंड होता है, हर चीज़ एक्सपेंड होती है, पता है ना, क्योंकि उन लोग का इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, वो लोग को एनर्जी ज़्यादा मिल जाता है, तो वो लोग से हर हमें एक साथ नहीं रहना, सबसे अलग हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब पानी का थोड़ा सा उल्टा फुल्टा होता है, उसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी 1 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस में उल्टा काम करता है। ठीक है, 1 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस में वो उल्टे गंगा बहाता है। वो क्या करता है कि वो जैसे 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस को हीट देने लगते हैं ना, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। समझ आ रहा है? धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ठीक है, ठीक है, और 4 डिग्री जैसे ही होता है ना, उसके बाद फिर से हीट होता है, फिर से वो बड़ा हो जाता है। लेकिन 1 से 4 डिग्री सेल्सियस में जहाँ सब लोग बढ़ते हैं वो कम हो जाता है। समझ आ रहा है? जहाँ सब लोग बढ़ते हैं वो कम हो जाता है। अब उल्टा होता है, जब हम लोग टेम्परेचर कम करते हैं तो सब ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना, सब सिकुड़ जाते हैं, पानी बढ़ता है। पानी क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी क्या होता है? बढ़ जाता है।
समझा? वो 4 से 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ रहा था, फिर से वो 1 डिग्री सेल्सियस में सिकुड़ना लगा, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस एक्सपेंशन। समझा? ये सिंपलेस्ट चीज है। अब इसमें जो बकवास लिखा तो पढ़ लेना, ठीक है? जो मिस ने दिया होगा सब बकवास नहीं पढ़ना है, मिस ने जितना दिया होगा, ठीक है? वो जो है ना, एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, या तो ऐसे लिख सकते कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 4 डिग्री सेल्सियस, या उल्टा एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज enormous expansion of water. बस वो ग्राफ वाफ कुछ मत करना, बस ये पढ़ लेना और बस कराई है, ठीक है? कर लेना, तुझे नहीं समझा तो मत करना ना, नहीं आते इतना। होप्स एड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये एक्सपेरिमेंट किसने कराया है? In 1805, the scientist J.C. Hope devised a simple arrangement known as Hope's apparatus, ठीक है? ये कैसे पढ़ते हैं बताना? प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस, क्या था मैं खुद ही भूल गई। 4 चीजें पढ़ते हैं, एक होता है एम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ठीक है? तो इसका एम क्या था? एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पे एक टॉल मेटालिक सिलेंडर है प्रोवाइडेड विद 2 ओपनिंग्स नियर P and Q near the bottom fitted with thermometer T। अच्छा, यहाँ पे P और Q है, P near the top and Q near the bottom है, ठीक है? और फिटेड विथ थर्मोमीटर्स T1 और T2। अच्छा, 2 थर्मोमीटर है T1 और T2, ठीक है? इतना समझ गया। The central part of the cylinder is surrounded by a cylindrical trough containing a freezing mixture of ice and salt। ये अच्छा ऐसे याद रखना, freezing mixture of ice and salt है, ice भी और salt भी होता है। The cylinder is filled with pure water at room temperature. It is recorded by both the thermometers as observed at the interval of the time। तो P और Q है, दो क्या है? ये 2 सिलेंडर है, P और Q, 2 apparatus है, नहीं apparatus मुझे tall metallic cylinder provided with 2 side। अच्छा, ओ P और Q 2 ओपनिंग है, एक सिलेंडर है, बीच में उसका ये है रिम है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेंडर से सिलेंड्रिकल ट्रफ है, वो ट्रफ में वो क्या है? मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर डाला। पी और क्यू में दो थर्मोमीटर डाला, वो डायग्राम में दिख रहा है ना, होप्स apparatus। हाँ, लर्न क्या करना है इसमें? होप्स apparatus, होप का है वो याद रखना है, बाकी इतना पूछते नहीं है, होप्स apparatus याद रखना है, ठीक है? और क्या पूछ सकते कि वो ट्रफ में क्या है? तो ट्रफ में है वाटर और सॉल्ट, ठीक है? ऑब्जर्वेशन क्या है? बोथ द थर्मोमीटर्स T1 एंड T2 शो द सेम टेम्परेचर। सो T1 और T2 क्या करते हैं? दो सेम टेम्परेचर दिखा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है? इनिशियल फर्स्ट द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय द लोएस्ट थर्मोमीटर, मतलब Q का क्या है? स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम्स स्टेडी एट 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय अपर थर्मोमीटर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, व्हाइल द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय लोअर थर्मोमीटर constant at 4 degrees Celsius. The upper thermometer shows a continuous fall in temperature up to 0 degrees Celsius, and then it also becomes steady. Thus, finally, the temperature recorded by the upper thermometer is 0 and lower है 4 degree. ये क्या है? वेरिएशन इन टेम्परेचर जो भी है ये सब ग्राफ ऑफ, ठीक है? सो अभी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है? तो नीचे वाला 4 डिग्री दिखाता है, ऊपर वाला 0 डिग्री दिखाता है, ये याद रखने का, ठीक है? नीचे 4 डिग्री दिखाता है, ऊपर वाला 0 डिग्री दिखाता है। इनिशियली वाटर इन द सिलेंडर इज एट रूम टेम्परेचर से 12 डिग्री सेल्सियस, विच इज इंडिकेटेड द पॉइंट ए इन द ग्राफ, ठीक है? ग्राफ ऑफ करने का मौका नहीं, देख लें, ग्राफ कर देखना तो देख लेना, मुझे नहीं लगता इतना आएगा, ठीक है? एज द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स, ठीक है? फ्रीजिंग मिक्सचर कूल, वो जो आइस और सॉल्ट का मिक्सचर धीरे धीरे जब ठंडा कूल होता है, ठीक है? एज द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स वाटर इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है डेंसिटी बढ़ जाता है, जब भी एक्सपैंड होता है डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है? ये हमेशा याद रखना। उधर किधर लिख दे अगर चाहिए तो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ भी चीज़, वाटर नहीं, कुछ भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है? और जब भी कुछ चीज़ एक्सपांड होता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है?
increasing mixture cools the water in the central portion of this. अच्छा क्योंकि वो बर्फ है ना, तो वो आजू बाजू का भी पूरा वो एकदम बर्फीला कर, मतलब उसको धीरे धीरे कूल करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, कूलिंग के वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और डेंसिटी बढ़ जाता है। Consequently, the cool water sinks to the bottom of the warm water from the bottom rises up to the take. Consequently, the cool water sinks to the bottom and warm water from the bottom rises. मतलब वो बर्फ नीचे आ जाता है और जो नीचे का पानी वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। ठीक है, वो बर्फ नीचे आ जाता है। नीचे का हम लोग कभी भी कुछ फेंकते हैं ना पानी के अंदर, तो वो धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन पड़ा ना, कभी वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। तो इसमें भी सेम होता है, वो वार्म वाटर आ जाता है। दस बाई कन्वेक्शन वाटर ऑफ द लोअर पार्ट कूल्स, सो द रीडिंग ऑफ द लोअर थर्मोमीटर फॉल्स रैपिडली। हमेशा याद रखना, क्योंकि 10 डिग्री से 4 डिग्री कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वाटर का हाईएस्ट डेंसिटी 4 में हो जाता है, क्योंकि 4 के बाद 0 तक वो एक्सपैंड होगा। उसका एक्सपैंड होगा तो उसका डेंसिटी नीचे 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 आता रहेगा। उसका डेंसिटी नीचे 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 आता रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझ, 10 से 4 जा रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, जब भी देख, एक रूम है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने घुसार दिया, बहुत सारे लोगों को, 10, 15, 20, 40, 50 लोग, तो लोग बढ़ जाएंगे ना रूम में, तो उसका पूरा पूरा किच किच वैसी हो जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ गया, उसका डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, जब धीरे धीरे लोग एक्सपांड होने लगेंगे, धीरे धीरे लोग कोविड-19 के रूल्स फॉलो करके बाहर जाने लगेंगे, तो धीरे 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 स्पेस होता रहेगा रूम में। ठीक है, तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। वैसे ही जैसे 10 से 4 में जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। ये रिलेशन है, वो जरा ग्राफ में भी वही दिखाया, टेम्परेचर और डेंसिटी का रिलेशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, कम होता है, वैसे अपना डेंसिटी करके इंक्रीज होता है। पर क्या होता है कि 4 से 0 तक, देख 4 से 0 तक जो हमारा डेंसिटी होता है वो फिर से कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा वाटर एक्सपांड होने लगता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 से 4 तक क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है। पर 4 से 0 तक क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो भले ही कम होता है, लेकिन हमारा एक्सपेंशन होता है। तभी क्या होता है, एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है ना, 4 से 0 तक एक्सपेंशन होता है, इसलिए हमारा जो डेंसिटी होता है वो कम होने लगता है, हमारा डेंसिटी कम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो जहाँ टेम्परेचर भी कम हो रहा है और डेंसिटी भी कम हो रहा है। समझ आया कुछ? ठीक है, तो रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर, अच्छा नीचे का थर्मोमीटर फिर 4 डिग्री दिखाता है। ठीक है, जो हाईएस्ट डेंसिटी है वाटर का, वो जो भारी चीज होती है वो हमेशा नीचे 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 आ जाती है ना, वैसे जो पानी का डेंसिटी ज्यादा है उसका मास बट ऑब्वियस ज्यादा ही होगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, तो वो धीरे 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 जो सेटल हो जाता है वो 4 दिखाता है, क्योंकि वो हाईएस्ट डेंसिटी दिखाता है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी वो 4 पे दिखाई देती है, उसके बाद डेंसिटी कम होने लगता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द रीडिंग ऑफ अपर थर्मोमीटर T1 डज नॉट चेंज बिकॉज द टेम्परेचर वाटर इन द अपर स्टेज डज नॉट चेंज। रीडिंग ऊपर का नहीं चेंज होता, क्योंकि हम लोग अभी नीचे का ही काम चलता है ना, नीचे का जब तक काम खत्म नहीं होगा, पहले बीच का पानी ठंडा होगा, वो नीचे का, फिर नीचे का पानी ऊपर जाकर ठंडा होकर फिर नीचे आ रहा है, तो ऊपर का वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, दिस कंटिन्यूस टिल टेम्परेचर ऑफ एंटायर वाटर बिलो द सेंट्रल पोर्शन रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। सब 4 डिग्री हो गया, सब ठंडा होके 4 पे पहुंच गया, क्योंकि 4 के बाद तो गर्म होने लगेगा, तो सब ठंडा होके 4 पे पहुंच गया। ठीक है, ये बात हो गया। ड्यू टू एनॉर्मस, क्या है, ड्यू टू एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर ऑफ द सेंट्रल पोर्शन नाउ एक्सपेंड्स, सो डेंसिटी डिक्रीजेस, हेंस इट राइजेस अप। अच्छा, अब जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, एनॉर्मस एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, एनॉर्मस एक्सपेंशन होता है, और 4 डिग्री के नीचे जाता है, तो धीरे 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 पानी एक्सपैंड होता है। पानी एक्सपैंड होता है, पूरा डेंसिटी धीरे 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 कम हो जाता है, और ये धीरे 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 ऊपर चला जाता है। समझ आ रहा? और एक्सपेंशन कब तक होगा, 0 डिग्री तक होगा, उसके बाद फिर से
कॉन्ट्रैक्ट होने चालू करेगा ना, तो 0 में हमारा लीस्ट डेंसिटी आ जाएगा तभी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज होता है, हेंस इट राइजेस अप टू टेक इट्स प्लेस वाटर फ्रॉम द टॉप डिसेंड्स डाउन एंड बाय कन्वेक्शन वाटर अबव द कन्वेक्शन को अंडरलाइन कर ले, कन्वेक्शन मीनिंग में देते हो, कन्वेक्शन को अंडरलाइन कर ले। इसमें क्या जो ये है ना एक्सप्लेनेशन में कन्वेक्शन समझ आ रहा है तुझे मैं क्या हाँ, तो कन्वेक्शन है और एनामलिस नहीं समझ आया तो मुझे बोलना फिर से एक्सप्लेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनामलिस एक्सपेंशन, फिर से आएगा लेटेंट टीटीएस बहुत सारा कॉन्सेप्ट टेंथ में फिर से रिपीट करेगा, तब अभी समझ लेंगे ना अभी अच्छे से, ठीक है। वाटर अबव सेंट्रल क्वेश्चन पुट सो रीडिंग अपर थर्मोमीटर नाउ फॉल्स रैपिड लिटिल 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर नियर द टॉप फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। Now the thermometer T1 shows the steady temperature. This station will part. You see? अच्छा. At this stage, the lower thermometer T2 shows the temperature 4 degree at which water is the maximum density. Last का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं समझा रही थी कि 4 में मैक्सिमम डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि 4 के नीचे जब भी हमारा जो टेम्परेचर कम होगा, 4 के नीचे जब भी टेम्परेचर कम होगा हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हमारा डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 4 में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, उसके बाद डेंसिटी कम होता है 0, ठीक है। 0 में सबसे कम डेंसिटी होता है, उसके बाद फिर से डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि 0 से जब नीचे जाएगा फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, फिर से डेंसिटी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए 4 में मैक्सिमम डेंसिटी होता है, व्हाइल टी शोस द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार रीड करना, तू रीड करना, अभी नहीं समझेगा मैं बोल रही हूँ, घर जाके कुछ पढ़े या ना पढ़े, एनामलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर, एग्जाम में आया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तू साइंस पढ़ेगी 11th 12th में जाके, ये कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेगा तुझे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पानी उल्टा गंगा बहाता है, ठीक है। 4 से 0 में पानी को कुछ झटका लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह वो एक्सपैंड होने लगता है, ठीक है। उसको बहुत चर्बी चढ़ती है, वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक है। और 0 से 4 में क्या होता है, वो एक्सपैंड होने की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, समझ आ रहा है? अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस सारे जो भी है वो सारे गिव रीजंस में थे। कॉन्सिक्वेंसेस 2 है, एक है एक्वाटिक लाइफ ड्यूरिंग वेदर है, और एक है बर्स्ट ऑफ वाटर पाइप्स जो है, ठीक है, समझा। इसमें कुछ नहीं, यही बोलता है कि जैसे 4 डिग्री तक पहुंचता है ना, जैसे 4 से 0 होता है एक्सपेंशन होना, ठीक है। क्या होता है, 4 से 0 कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सपांशन होने लग जाता है। तो ये सब जो वाटर पाइप्स होते हैं ना, खेत में इरिगेशन, तो खेत देखा होगा ना, उसमें सब इरिगेशन होता है, तो उसमें सब पाइप्स और ये सब लगा रहता है खेत में, हाँ। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत ठंडी में क्या हो जाता है, जो वाटर होता है ना वो एक्सपांड होने लगता है, 4 डिग्री के बाद वो एक्सपांड होने लगता है और ये पाइप फट जाता है, बस उतना ही लिखना है, ठीक है। तो गिव रीजन में हमेशा 2 पॉइंट्स लिखना है, इतना भर भर के नहीं लिखना, वो लोग 2 कीवर्ड्स ही ढूंढते, एक तो है ये पहले समझने के, ये एनामलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का गिव रीजन है, और दूसरा उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो लिखने का, ठीक है। जैसे सेकेंड वाला ज्यादा आने का चांस है, फर्स्ट वाला इतना बड़ा है कि वो नहीं पूछ सकता, ठीक है। तो तुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या लिखो, तो कम से कम एनामलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर लिख के आएंगे, तो 1 मार्क तो मिल ही जाता है, आधा मार्क जितना भी है मिल जाएगा, ठीक है। समझा। तो ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनामलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, समझ गया। एनर्जी फ्लो एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये ना फूड चेन और ये सब है, फूड चेन आता है ना अपने को, आता है ना, और क्या है, वाटर का स्पेलिंग आता है। अच्छा देख, मैंने एक्सरसाइज 6 का देख, क्वेश्चन देख, व्हाट इज हीट, राइट इट्स एसआई यूनिट, मैंने नहीं बोला था ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, जहाँ पे भी ना फिजिक्स में हर जगह आंसर दिया रहता है, वो पूरा अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। मुझे नहीं आता तो तुझे आता क्यों है, तू आती क्यों है इधर। अच्छा, ये देख पेज नंबर फिगर 6.5 का एक डायग्राम है, वो भी पढ़ लेना, ठीक है।
और explain the following. Water pipe in colder countries often burst in winter. Water tank starts freezing from the surface and not from the bottom. ठीक है, तो ये दोनों गिव रीजन है. मोस्ट लाइकली वो जो सेकेंड वाला छोटू सा ना वो आएगा. ठीक है, फिर दोनों में से एक आएगा ही आएगा, दोनों में से एक आएगा तो दोनों पढ़ के जाने का. ठीक है, और पूरा नहीं लिखने का. जो फर्स्ट वाला इतना बड़ा है पूरा नहीं लिखने का. एनामलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एक्सपेंड करने का. और सेकंड फर्स्ट में कैसे एनामलेस एक्सपेंशन जैसे इसमें लिखने का क्योंकि वाटर रहता है, वाटर एक्सपैंड हो जाता है तो पाइप बर्स्ट हो जाता है. हो गया, समझा? सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत सिंपल है. ठीक है, और मल्टीपल चॉइस टाइप क्या है? हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, समझे? MCQ भी अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, MCQ लिखा है ना लास्ट में पेज नंबर, इसमें वो भी करना है. ठीक, अच्छा, और एक है इसमें 2 है ना, इसमें तुम्हें 5 की रीजन दिया. मिस ने तुम लोग को आंसर दिया है. एनालिसिस में ऐसे एनालिसिस आंसर देगी तो ठीक है, नहीं है तो पूरा लिंक्स इसमें है, उसमें से सॉल्यूशंस देख ले. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए आता है. अगर चाहिए फिजिक्स पढ़ाने जा रहा, पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने का. फिजिक्स का 6 ये जो है ना एक्सरसाइज 6 है, फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर्स करके जाएंगे मोर देन इन. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इधर उधर मार्क कराया, समझा? अब इसके बाद फूड चेन और ये सब तो बच्चों का स्टोरी है. ठीक है, फूड चेन इसमें इतना एक्सप्लेनेशन है. पहले इकोसिस्टम मार्क कर ले. बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स, लाइट, हीट, एनर्जी, पूरा इकोसिस्टम होता है. क्योंकि देख, जब तक सन नहीं रहेगा तब तक कि हमारा फूड चेन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. ठीक है, इसमें मिस ना मार्किंग देगी. अभी तक ये तुम्हारे इसमें नहीं है ना, ये फाइनल्स में आएगा, लेकिन मार्किंग देगी वही पढ़ना. ये बहुत फालतू बातें हैं इसमें, मार्किंग है वही पढ़ना. अभी पढ़ने, ठीक है, जो एग्जाम में पहले वो पढ़. फालतू की बातें मैं पढ़ाती रहूंगी पर तू को क्या पढ़ने का, जो एग्जाम में वही पढ़ने का. ठीक है, अच्छा, फूड चेन है. फूड, हाँ, अच्छा, फूड चेन में देख जहाँ वो है ना प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो सब ज़्यादा पूछेंगे. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 कंज्यूमर क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है कौन? द फूड सिंथेसिस प्लांट्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? स्मॉल फिश. ठीक है, फिर उनको टर्शियरी कंज्यूमर. ठीक है, तो छोटा होता है प्राइमरी, जो प्राइमरी को खाता है वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी को खाता है वो टर्शियरी. हो गया, ठीक है. वेरी गुड, ये उसने पढ़ा है तुम लोग को? नहीं ना, हाँ, वो इजी है. देखा, वो सेल्फ रीड टॉपिक है, इस बार में इतना टाइम पास नहीं करें. प्रोड्यूसर्स, सिंथेसाइज, ऑर्गेनिक, फोटोसिंथेसिस अंडरलाइन कर ले. प्राइमरी प्रोडक्शन, हाँ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को अंडरलाइन कर. The rest of the energy is called net primary production. अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, ये भी बहुत छोटा ही टॉपिक है. कुछ मुझे बुला रही थी तुम है ना, तेनों का स्कूल में 2 मिनट और बस ये खत्म हो जाएगा. अच्छा, एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, होता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. ठीक है, the producers synthesize organic substances by photosynthesis. They bind the simple compounds with the help of solar energy into complex organic in substances. The chemical energy so stored is called gross primary production. The producers themselves first use to synthesize organic substance in the process of respiration, in which some energy is used in the oxidation of organic substance. The rest of the energy is called net primary production. ठीक है, ये पूरा मार्क कर ले, मैं समझाती हूँ. ठीक है, अच्छा, ओह माय गुडनेस, पेज नंबर 125 पे ना, तो पार्ट टी का दूसरा पेज, पार्ट बी का दूसरा पेज है ना. एक है एनर्जी फ्लो, जहाँ लिखा ना एनर्जी फ्लो लिखा किधर मिला? उधर है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन लिखा होगा, सेकेंड लास्ट लाइन में नेट प्राइमरी प्रोडक्शन.
अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ग्रॉस और नेट? मैं प्लांट है, सपोज तुम लोग होटल का बिजनेस है, ठीक है, सपोज तो वही खाना बनता है होटल के लिए जो घर के लिए खाना बनता है। तो आंटी क्या करती है, अंकल जो भी खाना बनाता है वो क्या करता है, वो खाना बना देता है, ठीक है। तो पूरा खाना बनाए, सपोज 5-6 kg खाना बनाया, ठीक है, 6 kg बिरयानी बनाया, ठीक है, 6 kg बिरयानी बना दिया। अब वो 6 kg बिरयानी को क्या बोलेंगे, ग्रॉस मतलब जो पहले एकदम रफ एस्टिमेट जो होता है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम ग्रॉस से कुछ माइनस करते हैं उसमें हमें नेट मिलता है, ठीक है। तो ग्रॉस 6 kg बनाया, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है, समझो। 6 kg बनाया, अब उसमें से 2 kg हटा के रख दिया, 2 kg तुम्हारे लिए हटा के रख दिया, तुम चारों खाओगे 2 kg, ठीक है। तो बचा कितना, 4, तो उसको क्या बोलेंगे, नेट मतलब उसमें से तूने हटा दिया 2 अपने काम के लिए, तो उसको बोलेंगे 4 kg। वो 4 kg क्या गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। वैसे प्लांट्स भी खाना बनाते हैं, ठीक है, पहले वो क्या करेंगे, खुद के लिए थोड़ा बचा के रखेंगे, तो नहीं, पहले वो लोग पूरा खाना बनाएंगे, वो पूरे को क्या बोलेंगे, ग्रॉस, ठीक है। जब ग्रॉस में से वो लोग कुछ पार्ट अपने लिए रख देते हैं उसको बोलते हैं नेट, समझा, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। वही लिखा है, वो ध्यान से पढ़ लेना, उसमें थोड़ा लाला उसमें लिखा है फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाते हैं वो पूरे खाने को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। हमेशा जो रफ पूरा आता है उसको ग्रॉस बोलते हैं। जब भी उसमें से वो लोग खुद के लिए काम, फर्स्ट यूज द सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in which some energy is used in the oxidation of organic substances। अच्छा, अपोलो को भी खाना चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए, कंडक्शन के लिए, ये सब के लिए। तो जब वो खाना वो लोग अलग करके रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, समझा, ठीक है। The rest of energy is stored for the growth development, the gross primary production of the producers। जो भी, अब उस नेट प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या करते हैं, फिर उसमें से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब निकलता है, ठीक है। ये शायद वो लोग ने कैलोरी लिख के रखा है, मेरे ख्याल से मिस नहीं बोलेगी इसको, मिस बोलेगी लर्न करना तो लर्न करना, नहीं करना, पर ये ग्रॉस और नेट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना, ठीक है। ये आएगा, ये मिस नहीं कैंसिल करेंगे। अच्छा, ये तो फूड साइकिल कैसे चल रहा है भाई, समझाओ क्या ये फूड साइकिल कैसे चल रहा है। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा ना, थर्मोडायनामिक्स। तो हाँ, थर्मोडायनामिक्स या ग्रॉस प्राइमरी। अच्छा, पेज जो 6B है ना, एक्सरसाइज 6 में, उसके पहले लिखा होगा एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन एनर्जी। मिला उसमें लिखा है ना, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी, उसको मार्क करें। मतलब एनर्जी, ये तो पढ़ा होगा ना पहले भी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। हम एनर्जी ना बना सकते ना खत्म कर सकते, सिर्फ जैसे हम लोग ने पढ़ा ना, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, विंड, ये सब इतना सारा एग्जाम्पल किया था एक बार, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है, a part is always converted into unusable form as heat mainly due to friction and radiation। मिला, जो ये है ना इटैलिक्स में, हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट होता है, और जब एनर्जी कन्वर्ट होता है हमेशा एक पार्ट एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, हमेशा एक पार्ट एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो थर्ड पार्ट है वो पूरा सेल्फ फ्रीड है, ये मैंने पढ़ाया पूरा सेल्फ फ्रीड है। कुछ चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी, जो नहीं समझा मुझे पूछना, वो हम लोग को तो ये स्कूल में कभी पढ़ाया भी नहीं था, पूरा सेल्फ रीड था, हम लोग को प्रोजेक्ट में आया था, उसको सेल्फ रीड कर लेगी, सी पार्ट पूरा, इसलिए तुम लोग को एग्जाम में भी नहीं है, ये पूरा सेल्फ रीड है, इसमें तुम लोग को प्रोजेक्ट देगी टीचर,
तो इसको सेल्फ रीड करना, लर्न नहीं करना, सेल्फ रीड करना क्वेश्चन में, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मिस बोलती कि आएगा सेल्फ रीड करो, ठीक है। और डी पार्ट हम लोग करते हैं, एनर्जी डिग्रेडेशन आ सकता है। अच्छा, लास्ट पार्ट हम लोग कल करते, ग्रीन हाउस है ना, ग्लोबल वार्मिंग, हम कल करते ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हिस्ट्री चालू करने से पहले ग्लोबल वार्मिंग करवाना, इसमें थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करना 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स का 2 मार्क्स पॉइंट करा है ना, वो लर्न करना, ठीक है। और थर्ड जो सी है ना, वो ऐसा नहीं मैं पढ़ा नहीं रही, मुझे आता है, ठीक है। वो सेल्फ रीड का है, उसमें मिस भी बोलेगी देखना खुद ही पढ़नी है, ठीक है। तो उसको रीड करना है, तो जब भी पढ़ेगी चैप्टर सी पार्ट को सिर्फ रीड मारना, और डी पार्ट मैं कल करा, ठीक है। मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा क्लास है, ठीक है। क्यों सिखाती हूँ आपको, इधर इसलिए आती है, आप मेहनत करोगे तो मेरा मेहनत क्यों गई, फिर मैं जो ही मत रहो, उसको आता है, लेकिन मुझे बैठे रहते नहीं, मैं बोलूँ टाइम वेस्ट करने का तो मतलब नहीं होता ना, वो इधर भी पढ़ने नहीं आते, तो घर में खाली लर्न करने का ही होता है, तो घर में बैठने के आप सिखाना मतलब आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो उसको नहीं आता, उसको सिखाना नहीं, इस मीन्स उसको आ नहीं रहा होगा या पढ़ने के लिए तकलीफ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा।